नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साहिल कुशवाहा एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम 10वीं क्लास के हिस्ट्री के पार्ट 2 हमने कर चुका है और आज हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। ये पहले अध्याय का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक भी डाल दें ताकि आप वहां से देख सकें। चलिए, तो हम समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और 50 ऑब्जेक्टिव हम उसमें कराए थे, आज जो है 51 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, पहले प्रश्न है यानी कि 51 नंबर प्रश्न एक और है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक जो व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था? तो साथियों, उसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। ठीक है साथियों, पुरातन जो व्यवस्था है उसका पुनर्स्थापना करना उसका जो है मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न एक और है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। प्रश्न है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो ये जो है आपको मेटरनिक ने ही कहा था। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। जो नेपोलियन कोड है उस कोड में कुल कितने कोड थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। ठीक है, तो नेपोलियन जो कोड था उसमें कुल कोड जो थे, उसमें कुल कोड जो थे साथियों वो 5 कोड थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य है। फिर अगला क्या है कि रोमानिवाद क्या था। ठीक है, रोमानिवाद क्या था? तो रोमानिवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन थी। रोमानिवाद जो थी, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, ये सांस्कृतिक एक प्रकार का आंदोलन था। फिर कह रहा है कि मीरान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, यानी कि 55 नंबर प्रश्न पे हम हैं। कह रहा है कि मीरान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साथियों फ्रांस, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है साथियों, अगर इस प्रश्न का मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा एसएसपी ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, एसएसपी ऑनलाइन क्लासेज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का मैंने टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही जो है प्रत्येक दिन का पीडीएफ डाल दिया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। इसका आंसर जो है आप खुद दीजिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि 56 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो हमारे अनुसार यानी कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों 1707 होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है, 1707 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। 57 नंबर प्रश्न में है हम। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो आप इसका आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। ए काउंट काबूर, बी गैरीवाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुअल। बताइए, ऑप्शन बताइएगा आप कौन सा सत्य होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा इसका। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा हमारा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। अगला प्रश्न है कि काबूर कौन था? काबूर जो है वो कौन था? ठीक है, तो कौन था काबूर जो है वो कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, या जर्मनी की मंत्री था, या जर्मनी का जो है मंत्री था। ठीक है, ये कौन था? ठीक है, इसके बारे में बताइएगा। तो साथियों काबूर जो था वो जर्मनी का एक राजा था। ठीक है, सॉरी इटली का प्रधानमंत्री, जर्मनी का राजा नहीं, इटली के वो प्रधानमंत्री था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आप आंसर बताइएगा इसका। जियोबर्टी ने किया था, चार्ल्स एल्बर्ट ने किया था, विक्टर इमैनुअल ने किया था, या फिर मेजरी ने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों, ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सत्य है। ठीक है, मेजरी ने, ठीक है, मेजरी ने इस संस्था का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न 60 नंबर पे हम हैं। अब 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था, उसके बारे में बताना है। तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। इटली का शासक था, फ्रांसा का था, ऑस्ट्रिया का था, या फिर यूनान का था? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा साथियों, बताइए क्या होगा। तो विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का शासक था। ठीक है, वो कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 61 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो डालें इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव का, कोई भी विषय का 10वीं क्लास का, तो ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। आइए, तो कह रहा है कि जालवेरिन की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। जालवेरिन की स्थापना किसने की थी? प्रसा ने किया था, ऑस्ट्रिया ने किया था, सार्डिनिया ने किया था, या नेपल्स ने किया था? बताइए जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? सॉरी किस राज्य ने की? हाँ, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने की, ऑस्ट्रिया ने की, सार्डिनिया ने की, या फिर नेपल्स ने की? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका सत्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न में है कि किस विद्वान की विचारधारा भी से प्रभावित था? किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ये 62 नंबर प्रश्न है। ठीक है साथियों, ये जो है 62 नंबर प्रश्न है। ठीक, ये 62 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा, ठीक, यहाँ पे जो प्रश्न होगा, यहाँ पे प्रश्न होगा बिस्मार्क। ठीक, प्रश्न होगा बिस्मार्क जो है, ठीक है, प्रश्न होगा
बिस्मार्क, बिस्मार्क, ठीक, ये लिखा नहीं पा रहा है, ठीक। बिस्मार्क किस विचारधारा से प्रभावित था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेगेल। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य है। अगले प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडॉन का युद्ध, कौन सा सत्य होगा? तो हमारे अनुसार जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी सत्य है, ठीक है, सीडॉन का युद्ध, ठीक है, सीडॉन के युद्ध से जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है, जार्निया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? ठीक है, जर्मेनिया क्या थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों जर्मेनिया क्या थी? तो आप कहिएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ठीक है, वो जर्मन राष्ट्र का क्या है? तो प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है ये कब पूरा हुआ? तो आप कहिएगा 1871 में। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न है, हीगेल कौन था? हीगेल जो था वो कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर, वो एक दार्शनिक था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870, सॉरी 75 नहीं 70, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आप कहिएगा सेडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा, ठीक है, सेडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अगला प्रश्न है, सेल्सविग और होल्स्टेन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों जर्मनी के एकीकरण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा, जर्मनी के एकीकरण। अगला है, सेडॉन युद्ध कब हुआ था? सेडॉन युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1870 में, ठीक है, 1870 में। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो है इसकी भाषा क्या थी? तो आप कहिएगा मैग्यार। इसका कौन सी भाषा थी साथियों? तो मैग्यार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सत्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ठीक है, कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो आप कहिएगा टिप्पू सुल्तान ने, ठीक है, टिप्पू सुल्तान जो था वो जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे, 72 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न पे कह रहा है साथियों, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो आपका ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई, या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो 1820 में हुआ था, 1821 में हुआ था, 22 में हुआ था, या फिर 1823 में हुआ था? आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, ठीक है। तो
क्रांति जो था 1821 में हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, 74 नंबर प्रश्न में चलेंगे। कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो आप कहिएगा रूस ने। ठीक है साथियों, रूस जो है पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। अगला प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा मेजनी। ठीक है, मेजनी यंग इटली संस्था का स्थापना किया था। यहाँ पे लिया गया है युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था, जबकि ओरिजिनल प्रश्न जो है साथियों वो होगा यंग इटली संस्था का गठन किसने किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कह रहे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न है कि मिरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ठीक है, तो आप कहिएगा फ्रांस की। आपका राइट आंसर होगा ए फ्रांस की। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा 3। ठीक है, उन्होंने 3 युद्ध किया था। आइए अगले प्रश्न चलेंगे। कह रहे कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? ठीक है, क्या कहा था कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? तो आप कहिएगा चार्ल्स दर्शन ने। ठीक है, चार्ल्स दर्शन ने ये बातें कही थी। ठीक है साथियों, चार्ल्स दर्शन ने, डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं, 80 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो आप कहिएगा, आपका राइट आंसर होगा नेपोलियन 3। ठीक है, नेपोलियन 3 था उस समय। ठीक है, फ्रांस का शासक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बोनरी है। कार्बोनरी मतलब कि क्या है? कार्बोनरी है, तो आप कहिएगा, ठीक है, तो आप कहिएगा कि इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। कह रहा है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा लुई 16वां। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की जो महिला थी लोग, उन लोगों का मताधिकार प्राप्त कब हुआ? मतलब वो कब, मतलब कि वोट देने लायक हो गए? ठीक है, तो आप कहिएगा 1945 में, है ना? हाँ, 1945 में मताधिकार प्राप्त हुआ। 1945 में। कह रहा है कि 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो आप कहिएगा समाजवाद का युग। ठीक है, समाजवाद का युग, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे साथियों तो आप लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा कमेंट भी करते चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। करें कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आप कहिएगा निरंकुश शासन। ठीक है, आप क्या कहिएगा साथियों? निरंकुश शासन। ठीक है, निरंकुश शासन। कह रहा है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा बी नंबर, तुर्की को यूरोप का मरीज हम कहते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न है, कह रहा है यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आप कहिएगा मेजनी ने किया था यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना। ए नंबर ऑप्शन जो है साथियों हमारा सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक और है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आप कहिएगा तुर्की की पराजय हुई थी उस समय। ठीक है, तुर्की की पराजय, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा साथियों सत्य होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख जो है वो कहाँ का चांसलर था? तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया का। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस देश के साथ हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालते चलिएगा। कई यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो आप कहिएगा फ्रांस की क्रांति के साथ। फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। कह रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो है वो शहीद हुए? ठीक है, तो आप कहिएगा, ठीक है साथियों, आप कहिएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है कि हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? हिगेल जो थे वो कहाँ के दार्शनिक थे? तो आप कहिएगा जर्मन देश के दार्शनिक थे। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सत्य है। ठीक है, तो साथियों आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम एक नए वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी सब्जेक्ट का डालें तो सबसे पहले लिंक आपके पास पहुंचे। और एक बात और बता दें, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक, वहां से जाकर के आप पहले पार्ट 1 देख लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इतना आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।